इस वीडियो में हम समझेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने से पहले आइए सबसे पहले फोर्स के बारे में समझते हैं। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो पुश या पुल के फॉर्म में लगता है, जो किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है या मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाता है या बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करता है। फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो सकती है। आइए अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को एक एक करके समझते हैं। बैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा टेबल पर हॉरिजॉन्टली रखा है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, ब्लॉक के दो अपोजिट फेस पर X और Y नाम का स्ट्रिंग बंधा हुआ है। अगर हम स्ट्रिंग X को पुल करके फोर्स अप्लाई करें तो ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग Y पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। लेकिन अगर ब्लॉक पर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक मूव नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस तरह के फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। इस बैलेंस फोर्स के कारण ब्लॉक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, बल्कि रेस्ट में ही रहता है। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसे बैलेंस कहा जाता है। जब कोई बॉडी मोशन में हो और उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो इस केस में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होता, बल्कि लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 0 होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स। आइए अब हम अनबैलेंस फोर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ब्लॉक पर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है। इस केस में ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है जिस डायरेक्शन से ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। जब दो फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं उन्हें अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। अनबैलेंस फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट मूव करता है। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डायरेक्शन से और अनइक्वल अमाउंट में एक्ट करता है तब हम उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा हो। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है, जिसके कारण स्पीड कभी बढ़ती है तो कभी कम हो जाती है और कभी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया फिजिक्स में मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। इनर्शिया के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सेम स्पीड के साथ मोशन में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया कंसेप्ट को सर आइजैक न्यूटन ने फॉर्म्युलेट किया था। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी इनेबिलिटी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है और ऑब्जेक्ट खुद से चलना स्टार्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक रुके हुए बस में खड़े हैं और ड्राइवर बस स्टार्ट कर देता है तो सडनली हम एक जर्क के साथ पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम रेस्ट में थे। सेकंड,
इनर्शिया ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है। यूनिफॉर्म मोशन ना तो एक्सेलरेट होता है और ना ही डी एक्सेलरेट होता है और ना ही अपने आप रेस्ट में आता है। मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं और ड्राइवर अचानक से रुक जाता है। जब कार रुक जाता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आपका बॉडी आगे की ओर मूव करना चाहता है। यही कारण है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि सीट बेल्ट के अगेंस्ट आगे की ओर पुश किया जा रहा है। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ डायरेक्शन में चेंज को रेजिस्ट करती है। एक बॉडी लगातार स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कार सडनली अपने डायरेक्शन को कर्व पाथ पे चेंज करती है, तब अचानक अंदर बैठा पर्सन बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कार टर्न करती है तो डायरेक्शनल इनर्शिया के कारण पर्सन अपनी मोशन के डायरेक्शन को बनाए रखने की कोशिश करता है। लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया है, साथ ही ऑब्जेक्ट के मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। आइए अब हम न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आसान शब्दों में कहे तो ऑब्जेक्ट जो काम कर रही है वो उसी काम को करते रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. एग्जाम्पल के लिए, टेबल पर रखा बुक तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। एक मूविंग कार तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ब्रेक अप्लाई ना किया जाए या फिर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी के लिनियर मोमेंटम में चेंज उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये चेंज हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लिनियर मोमेंटम फिजिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। लिनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट के मोशन के अमाउंट को बताती है और इसे ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। लिनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। P इक्वल टू m इंटू v, जहां P लिनियर मोमेंटम है, m ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force. अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का मास m है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का लिनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v है। मान लेते हैं कि f बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, क्योंकि फोर्स बॉडी के लिनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है, जिसे dp by dt से रिप्रेजेंट किया जाता है।
force equal to dp by dt। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स dp by dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि F इक्वल टू k dp by dt है। यहाँ k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब पहले वाले इक्वेशन में p की वैल्यू रखने पे हम देखते हैं कि F इक्वल टू k इंटू dmv बाय dt है। क्योंकि m एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F इक्वल टू km इंटू dv बाय dt। हम जानते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। F इक्वल टू m इंटू a, जहां k की SI यूनिट्स 1 होती है। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। हम ये जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बताता है। थर्ड लॉज हमें बताता है कि बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस लॉ का मतलब यह है कि किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसी दूसरे बॉडी के कारण लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कॉइल स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तब बॉडी के थ्रू स्प्रिंग पे फोर्स लगने के कारण स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है। स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है, जो लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण स्टोन को नीचे की ओर पुल करता है। न्यूटन के अकॉर्डिंग स्टोन अर्थ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। हम इस फोर्स को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और स्टोन के थ्रू लगाए जाने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ एक्शन टर्म का मतलब है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगा, जबकि रिएक्शन टर्म का मतलब है कि दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।